हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 6 जनरल नॉलेज का, जो कि इंडिया पर बेस्ड है। एमसीक्यूज अगर मैं बात करूँ उनकी स्पेशली, तो जेके एसएसबी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिनमें इंडिया की जीके है, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, चाहे वो जेके एसएसबी का फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो। सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और स्टॉक असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम है वाइल्ड लाइफ गार्ड के हैं, सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर के हैं, या फिर वेटनरी फार्मिस्ट का। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं अगेन आपको फिर से यही बात बता रहा हूं कि जो स्टॉक असिस्टेंट वाले एस्पायरेंट्स हैं वो थोड़ा डीप लेवल का ही अपनी तैयारी रखें, क्योंकि जो आपकी जोग्राफ़ी होगी उसके क्वेश्चन का जो आप डेमो हो आप क्लास 4 में देख चुके हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है कि क्लास 4 में जो एग्ज़ाम हुआ आया था इनका स्टॉक असिस्टेंट का, उनका जो लेवल था उन्होंने किस तरह से रखा था। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी मैटर करती है। तो क्वेश्चन कहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, आपसे ये नहीं है कि स्टार्टिंग लाइन होगी या फिर एंडिंग लाइन होगी। कोई भी सेंटर से कहीं से भी कोई ऐसा पॉइंट उठा दिया जाएगा जो कि आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हो कि ये एग्ज़ाम में एमसीक्यूज आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में अपना पार्ट 6 करेंगे। चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी जेके प्रैक्टिस की तरफ से। तो आज के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, और लास्ट में मैं जो एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, आज मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ। ठीक है, और लास्ट में जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो टोटली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं। तो उनको ज़रूर यहाँ पे कंडक्ट करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है तो 4 से 5 6 क्वेश्चन होंगे। और पहले हम बात करेंगे जो कि जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, उन पे बात करेंगे। एज ए इंडियन इकॉनमी के रिलेटेड ही है सारे क्वेश्चन, तो आप कर ही सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द्रविड़ा स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा रिप्रेजेंट करता है द्रविड़ा जो स्टाइल था टेम्पल आर्किटेक्चर का। तो देखिए, ये सारे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ, एक डीप कंसेप्ट से क्वेश्चन है। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैं आपको बता दूं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड, वो है आपका बी मान। ठीक है, बी मान। तो वो है ड्रेविड स्टाइल है जो आर्किटेक्ट का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द एपिथेट ऑफ द लोकमान्य ड्यूरिंग द, कब इन्होंने ये राज तिलक एपिथेट लोकमान्य किया था। इज इम्प्रिजनमेंट इन 1908, होम रूल मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, या स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका होम रूल मूवमेंट है। ठीक है, जब आप अगर आपने फ्रीडम स्ट्रगल ही पढ़ा है उसमें भी आपको ये चीज़ होम रूल मूवमेंट के बारे में, क्योंकि ये किसने दी थी रूल मूवमेंट, तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा दी गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चोला किंग्स। चोला जो किंग थे उनकी कैपिटल क्या थी। कांची थी, तंजौर थी, मदुराई थी, या त्रिचुरुआ पाली थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन, इनकी जो कैपिटल थी वो आपकी तंजौर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, वेयर वाज द इंट्रोडक्टरी कैपिटल ऑफ हर्षा। तो कहाँ से इंट्रोडक्टरी हुई कैपिटल हर्षा की। मैं आपको बता दूं कि ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनके बारे में आपको ज़्यादा मत सोचना। अगर आपने अभी तक हिस्ट्री पढ़ ली है तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप इनको ऐसे जैसे चल रहा है वैसा इनको माइंड में रख सकते हो, कि जो हर्षा था उसकी कैपिटल कहाँ से इंट्रोडक्टरी हुई थी। तो आपने बताना है वो हुई थी आपकी थानेश्वर से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि गांधी वांटेड टू रियलाइज द ट्रूथ थ्रू। गांधी जी थे जो चाहते थे कि जो सच्चाई है वो रिलीज हो किसके थ्रू, अहिंसा के, धर्मा के, करुणा के, या फिर दयाना के। तो वो थी अहिंसा की। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ द हर्षा। कोर्ट पोइट कौन था हर्षा का। ये एक मैं आपको बता दूं, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है और एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा तो आएगा, नहीं होगा तो आप इसका तुक्का भी नहीं मार सकते। ठीक है, तो बाणावटा इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द 7 पैगोडास ऑफ महाबलीपुरम आर ए विटनेस टू द आर्ट पैट्रोनाइज्ड बाय द पल्लवास
पांड्यास, चोलास या चेरास। ये इसका राइट ऑप्शन था पल्लवास। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से, रेंज दैट एक्ट्स आर वाटर शेड बिटवीन द इंडिया एंड तुर्किस्तान। तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं ये बोर्ड है कि ऐसी कौन सी रेंज है जो एक्ट करती है एज ए वाटर शेड का, किसमें, इंडिया और तुर्किस्तान के बीच में। जस्कार है, कैलाश है, काराकोरम है या फिर लद्दाख है। ठीक है। काराकोरम, जंस्कार और एक रेंज और आपकी आती है, ठीक है, ये आपकी आती है ट्रांस हिमालयाज में। ट्रांस हिमालयन, जब आप इसकी फिजिकल डिवीजन पढ़ोगे इंडिया की तब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसका जो राइट ऑप्शन वो लद्दाख है। ठीक है। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्केयर्ड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट की यहाँ पे स्केयर्ड यानी कि धार्मिक बुक कौन सी है? उपनिषद है, वेदास है, त्रिपिटिका है, जटाकास है। तो वो है आपकी उपनिषद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन दी वेस्टर्न इंडिया द चोलियास डायनेस्टी सुसेटेड बाय। तो वेस्टर्न इंडिया में जो चालुक्यास थे उनकी डायनेस्टी ने किसके थ्रू सुसीड किया था? तो वो चोलास थे, काकातियास थे, पलावस थे, राष्ट्रकूतास थे। तो वो थे राष्ट्रकूतास। ठीक है। ये बहुत डीप क्वेश्चन है अगर मैं बात करूँ उनकी। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हुआ था, डिस्कवर किया गया था, कब किया गया था? 1935 में, 42 में, 1901 में या 1921 में। तो राइट ऑप्शन इसका 1921 ही है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द वर्ड्स सत्यमेव जयते इन द स्टेट इम्बेल्ब ऑफ द इंडिया वर टेकन फ्रॉम। कहाँ से इसको लिया गया? क्या इसको मुंडाका उपनिषद से लिया गया, समवेदा से लिया, ऋग्वेदा से या फिर रामायणा से? इसको मुंडाका उपनिषद से लिया गया। ठीक है। उसके बाद है कि फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्टेड इन इंडिया। फर्स्ट टेलीग्राफ जो लाइन थी वो स्टार्ट कब हुई थी इंडिया में? 1851 में, 1875, 1884, 1900। तो 1851 में ये स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड फॉर द इंडियन सिविल सर्विस वाज। तो वो कौन थे फर्स्ट इंडियन थे जो सिलेक्ट हुए थे इंडियन सिविल सर्विस के लिए? तो वो थे आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इंट्रोड्यूस द पिट्स बिल इन इंडिया। पिट्स बिल को किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? क्लाइव ने, हेस्टिंग ने, वेल्सले ने, कॉर्नवाल्स ने। तो ये हेस्टिंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट के लिए होमवर्क है। ये इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है ये आगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो इनका एग्ज़ाम है उनके लिए क्वेश्चन है, इन द शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ ए फर्म इंक्रीज इट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज। अगर बोल रहा है कि व्हेन जो आउटपुट होगी फर्म की वो इंक्रीज होगी तो क्या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पे क्या फ़र्क आएगा? क्या वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, या फर्स्ट डिक्रीज एंड देन रेसिस? तो इसका जहाँ तक आंसर मुझे चला है पता वो है रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंश्योर पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस। देखिए एक तो होती है वेजेस, दूसरी होती है आपकी सैलरीज। इनके बारे में याद रखना, अकाउंटेंसी भी या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों का तो इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। 40 लीव पिकर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो है विल इंक्रीज द पिकिंग कॉस्ट फॉर ऑल ट्री कंपनी। ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो रिटर्न्स है, अपने लॉ ऑफ वेरिएबल पढ़ा। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है? ऑल सेक्टर पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे या सर्विस सेक्टर पे? तो अप्लाई होता है वो आपका सभी के सभी सेक्टर पे। उसके बाद होता है कि जो इनकम और कंजप्शन है वे कौन सी कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है? इन्वर्सली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, पार्शली अनरिलेटेड है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका पार्शली रिलेटेड है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ द चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज एट फास्टर रेट दैन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी द डिमांड इज। कौन सी डिमांड होगी? जब कमोडिटी की डिमांड होती है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है, प्राइस कम चेंज होता है, तो वो कौन सी डिमांड होगी?
परफेक्ट इलास्टिक इनलास्टिक डिमांड होगी, इलास्टिक होगी, परफेक्ट इलास्टिक होगी, इनलास्टिक होगी, वो होगी आपकी इलास्टिक। एक गाइस मैं आपको बता दूं कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले हैं उनके इस बार जो इकोनॉमिक्स है उनके टॉपिक जो हैं आई थिंक 12 से 13 तक हैं, ज़्यादा होंगे आई थिंक, मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं पता। तो आप सभी पढ़ लें, क्या पता किसी में से क्वेश्चन आए, किसी में से क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, क्या पता डिमांड से क्वेश्चन नहीं आए। जो न्यू टॉपिक है उनको ज़रूर पढ़ के जाना क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आएगा। इलास्टिक इसका राइट ऑप्शन था। अब हो रहा है कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड लीडिंग टू अ शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व टू द राइट एट द सेम प्राइस एज बिफोर द क्वांटिटी डिमांड विल बी, क्या होगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। बाकी ऑप्शन को आप छोड़ो, ठीक है, बाकी ऑप्शन को आप छोड़ो, ये आपके लिए होमवर्क है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले इसका होमवर्क का आंसर देंगे, ठीक है, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है फॉर ए गुड नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देन द गुड इज इन्फीरियर गुड्स होगा, नॉर्मल होगा, सुपीरियर, गिफन गुड्स होगा। तो वो आपका गिफन गुड्स है, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन। और सबसे मोस्ट इजी क्वेश्चन जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर इनकम के बारे में हम मैक्रो में पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको थ्योरेटिकल पार्ट। अंडरस्टैंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक वास्ट एरिया को कवर करती है आपकी मैक्रो, ये भी उसमें आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, सर जीडीपी डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ये इसी के अंदर आती हैं। तो डिसीजन मेकिंग ए सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक डिमांड, ये डिमांड से हमने पहचाना कि सप्लाई और डिमांड, यानी कि एक हाउस होल्ड की हम स्टडी करते हैं, फर्म की जिसके बारे में हम डील करते हैं, तो वहाँ पे आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले कैंडिडेट, इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। देखिए जो इनका एग्ज़ाम है मैं आपको बात बता दूँ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, कि बोर्ड है कि OMR शीट पर होगा। तो देखिए अभी JKSSB से कुछ ऐसा आया नहीं है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है OMR पे हो सकता है, क्योंकि JKSSB कुछ जो अपने एग्ज़ाम है वो OMR पे कंडक्ट करेगी, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है जो फाइनेंस का, तो वो तो CBT होना ही होना है। तो जो इनका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसमें 2 लाख प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, 2 लाख प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है, तो एग्ज़ाम जो देंगे वो 2 लाख नहीं होंगे, वो बिलो 2 लाख ही होंगे। वो कितने होंगे ये उसी टाइम पता चलेगा। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, तो इनका OMR हो सकता है, देखिए मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि शिफ्ट वाइज इनका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी इनका अगर शिफ्ट वाइज होता है फिर नॉर्मलाइजेशन होगी, तो क्या पता JKSSB क्या करती है, ये चीज़ आने वाले समय पे हमें पता चलेगी। तो देखिए अगर मैं बात करूं, आज कितनी है, आज सर 27 है, ठीक है, तो 3 दिन रहे इस महीने के, ये ख़त्म हो जाएगा। अगर 20 से 25 दिन, कम से कम 20 से 25 दिन JKSSB आपको खुद इन्फॉर्म कर देगी कि आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब है और कब नहीं। ये JKSSB आपको आज भी इन्फॉर्म कर सकती है, कल भी कर सकती है, या आपको नेक्स्ट मंथ ही कंफर्म करेगी। तो यहाँ तक मुझे लगता है फाइनेंस के लिए जो JKSSB इन्फॉर्म करेगी बच्चों को, वो करेगी नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम इनका होगा सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं कि सीटिंग कैपेसिटी इनकी सर्च की जा रही है, तो बात सही है, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑफलाइन शायद हो जाए। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड रात को जो 9 बजे वीडियो है आपकी, अगेन आपको कल भी उसका एक पार्ट मिला था, JNK पे MCQs होंगे, टॉप MCQs हैं, उनको देखना ना भूलें। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर।